हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एएसजेड एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में जो मैथ का पेपर है जो कि 1 तारीख को होने वाला है, उसके लिए हम लोग फार्मूला रिवीजन क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको मतलब सबसे आसान, सबसे जल्दी और सबसे बेहतरीन रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके 1 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के जितने भी फार्मूलाज आपके बुक में दिए हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बुक में हैं, उनका आपको यहाँ पे रिवीजन मिलेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, पहले भी देखिए, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए और उसके बाद पेपर में आप जाने से पहले लास्ट बार अगर एक बार आप ये देख लेंगे तो आपका पूरा मतलब मैथ का जो सिलेबस है एक बार रिवाइज हो जाएगा और आप एग्जाम में जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए पहला क्या है। देखिए पहले हम लोग किसका देखेंगे, सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हम लोग वास्तविक संख्या का पढ़ेंगे। अब देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्या है, √5, √7, √11 अब डॉट डॉट इत्यादि अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए, अब इसका पहले का क्या मतलब हुआ कि जब आप अंडर रूट में कोई भी ऑड नंबर देखिए, माने विषम संख्या देखिए। ठीक है, अगर आप कभी भी अंडर रूट में विषम संख्या देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो कभी परिमेय नहीं हो सकती। अंडर रूट में जितनी भी अगर यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, विषम संख्या है। अब यहाँ पे अगर अंडर रूट देखिए 2 होता है, ये भी विषम संख्या है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे आप अंडर रूट जैसे 4 आ गया, अब अंडर रूट 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मतलब जब भी ऑड नंबर अगर आपको दे तो वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड या गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या, जितने भी भाज्य संख्याएं हैं उन्हें अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है। मतलब आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं, जैसे 16 का हुआ तो 2 8, 16 का हम लोग कर रहे हैं तो 2 8 हो जाएगा, फिर 2 4 2 2 2 1 होता है ना। ठीक है, आप ये करते हैं तो ये सब देखिए क्या आ रहे हैं, ये सब विषम संख्या आ रही है। 2 जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो आप जितने भी भाज्य संख्या हैं उनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम नहीं हो कोई भी क्रम हो सकता है। जैसे अभाज्य संख्याओं का फिक्स नहीं है क्रम की, इसी क्रम में हम तोड़ेंगे। ठीक है, आप उसका कोई भी क्रम लिख सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज सीरियल लिखें। ठीक है, तीसरा देखिए क्या दिया है, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तब, धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या बोला है वहाँ पे, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि आप निगेटिव डाल देंगे उसमें, संख्याएं हैं तब HCF ऑफ AB, मतलब 2 संख्याएं हैं AB। ठीक है, ये 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों का HCF इंटू उन दोनों का LCM, AB का LCM क्या किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, वही आपसे यहाँ पे बोला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या दिया है, HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। मतलब HCF क्या होता है, संख्याओं में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी छोटी घात होती है। ठीक है, और LCM क्या होती है, वो बड़ी घात होती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोला है LCM संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, ये मतलब LCM बड़ी घात का गुणनफल होता है और HCF क्या होता है, छोटी घात का वो होता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ से हम आपको एक और बात बता दें, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, MCQ में भी आपसे पूछ सकता है कि धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। ठीक है, ये पूछा भी गया है एग्जाम के, आप अगर सॉल्व किए होंगे तो आप देखे होंगे ये फार्मूला हाथ में आया था और काफ़ी बच्चे उस टाइम कंफ्यूज भी हो गए थे। तो आपको ये फार्मूला अच्छे से मतलब मालूम होना चाहिए कि किसके लिए है, ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए है। ठीक है, ऋणात्मक के लिए नहीं है, और आप ये फार्मूला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है, दूसरा चैप्टर हम लोग का पॉलिनोमियल है, बहुपद। अब बहुपद देखिए, एक घातीय बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद और 3 घातीय बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। मतलब जितनी घात होती है उतनी बहुपद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, एक द्विपद बहुपद AX² + BX + C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट की बात बता रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो यही होता है। ठीक है, AX² + BX + C, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है,
प्रकार का होता है, यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे a b c जो है ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसा नहीं है आप इमेजिनरी नंबर वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ पे केवल आपको वास्तविक संख्याएं रखनी है, ठीक है। और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप b की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं रखना है, b और c 0 हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सॉरी यहाँ पे देखिए द्विघात लिखा है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं तथा त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। मतलब आप देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपसे ऐसे एमसीक्यू में भी पूछेगा कि कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा, इसमें 5 घात होगी, 6 घात होगी, तो जो सबसे बड़ी घात होती है उस समीकरण के आप उतने शून्यक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे 2x के पावर 5 है, ठीक है, प्लस x के पावर कितना आ गया 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। आपको एक अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसमें क्या निकाल, सबसे बड़ी घात जितनी है कितनी है 5, ठीक है। तो इस इक्वेशन के आप 5 शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। देयर इज 5 zeros ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसके कितने हो जाएंगे, 5 शून्यक हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्या दिया है, दिए गए द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। अब देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो, ठीक है, आपको शून्यकों की जांच करने के लिए ये आपसे बोला जाता है, ठीक है। तो आप अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे v की वैल्यू प्लस में है ना, तो आप जब भी रखेंगे v की वैल्यू आप साइड वाले नंबर लेके लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए -3 होता तो आप माइनस लगाते यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है, और v की वैल्यू आप -3 लेते, ठीक है, ऐसे करते हैं आप। और a की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी समथिंग है तो a ही रख लेते हैं हम लोग। तो आप मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि v की आप चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे और फार्मूला भी आप एकदम इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होगा, c बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे शून्यकों के बीच अगर संबंध पूछे तो आप इसको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक और आप लोग को बात बता दें कि ये आपका है ना, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम 3 से 4 नंबर का, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसकी शून्यकों की जांच कीजिए या सत्यापन कीजिए, या फिर आपको न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनके वास्तविक हल हैं तो इनके शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट अगर मान लीजिए इक्वेशन दिया हो और शून्यकों का गुणनखंड पूछ रहा है तो c बाई ए होता है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होगा, तब आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक है, तो इसके 3 शून्यक निकल के आए हैं, अल्फा बीटा गामा, मतलब जितने शून्यक उतनी, जितनी बड़ी घात उतने शून्यक, ठीक है। तो देखिए अब जैसे आपका नॉर्मली त्रिघात बहुपद का नहीं पूछते, ज़्यादातर आपसे द्विघात बहुपद का पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आप ये जान लीजिए आपके सिलेबस में है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में संबंध क्या होता है, माइनस बी बाई ए ही होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तब जोड़ा गया है तो c बाई ए आ रहा है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आप करेंगे तो माइनस डी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। और ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और आप इन सभी फॉर्मूलाज पे एक क्वेश्चन मतलब आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगला देखिए क्या आ गया, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आ गए, ठीक है। ये आपका चौथा चैप्टर है। अब देखिए, अब इसमें तो ज़्यादा कुछ कंसेप्ट था नहीं आपका। देखिए समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 के रूप का जांच a b और c वास्तविक संख्याएं हैं तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो 2 चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब मतलब आपसे कहने का इसमें क्या मतलब है कि रैखिक समीकरण कब कहलाएगा, जब a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, ठीक है। a इज़ नॉट इक्वल्स टू b 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगला देखिए विलोपन विधि के बारे में। अब आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि तो मालूम ही होगा, ठीक है, वज्र गुणनखंड शायद आपके सिलेबस से कट चुका है। तो देखिए विलोपन आप प्रतिस्थापन में तो डायरेक्ट प्रतिस्थापित कर देंगे और विलोपन में क्या करेंगे कि आप देखिए
किसी मतलब दो इक्वेशंस को आप बराबर करके एक को एलिमिनेट करेंगे, मतलब काट देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि का गुणनखंड को समान बनाना पड़ता है, अतः इसके गुणांकों को समान बनाकर समीकरणों को हल करने की विधि को क्या बोलते हैं, ये विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसके गुणांकों को आप बराबर कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला देखिए अब क्या दिया है यहाँ पे, अब आपके द्विघात समीकरण के कंसेप्ट आ गए। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में आप देखिए क्या दिया है, यदि ए पहला क्या दिया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जिसमें x का कोई चर है, x मतलब कोई एक चर है, मतलब उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, तथा a ≠ = 0 मानक रूप कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको यही आपसे हम पहले भी बता चुके हैं, द्विघात बहुपद बोलिए या समीकरण बोलिए, इसका व्यापक रूप यही होता है। ठीक है, तो ये आपका व्यापक रूप है और यहाँ पे a आपका 0 के बराबर नहीं होगा, ये आप काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, यदि ax² + bx + c = 0, मतलब आप देखिए यहाँ पे आपको जब भी ऐसा इक्वेशन मिले आप हमेशा यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और आप लेकिन एग्जाम में अगर आप व्यापक रूप लिख रहे हैं तो आप बताएंगे कि a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कि दो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड कर सकते हैं तो द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणांक को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब जैसे आप गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, आपका 2 हल निकला तो आप उन दोनों हल से उस समीकरण को 0 के बराबर कर सकते हैं, या जिसके बराबर दिया हो उसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको 0 ही देता है। ठीक है, तो आप 0 के बराबर ही होगा। तीसरा देखिए क्या दिया है, समीकरण ax² + bx + c = 0 का द्विघाती सूत्र। अब देखिए यहाँ से आपको क्या है, ये द्विघातीय सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे MCQ में भी पूछ सकता है द्विघातीय सूत्र है, तो यहाँ पे देखिए -b पहले होता है, फिर +- अंडर रूट में b² - 4ac, यानी विभक्तर का सूत्र अंडर रूट में आप लिखेंगे। इसको देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, -b + अंडर रूट में d लिख देते हैं अपॉन में 2a, तो ये दोनों फार्मूला सेम है। अब d का अगर आप वैल्यू वहाँ रखेंगे तो b² - 4ac ही होता है। ठीक है, तो आपको उससे टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, आपको अब यही बात है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको एग्जाम में हो सकता है ये दे दे या ये दे दे। ठीक है, दोनों तो साथ में देगा नहीं क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, तो अलग अलग ही देगा, तो आप याद रखेंगे दोनों फार्मूला, ये भी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे x² = -b + अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पे ये श्रीधराचार्य विधि है, इसी को श्रीधराचार्य विधि से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि b² - 4ac, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, b² - 4ac बड़ा हो 0 से। ठीक है, यानी वास्तविक हल निकले। आपका ऐसा नहीं है कि अगर ये 0 से छोटा हो जाएगा तो काल्पनिक हल हो जाएगा। ठीक है, वो वास्तविक नहीं देगा, तो यहाँ पे b² - 4ac हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, 0 के बराबर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो > साइन है। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a ≠ 0 में, अब देखिए पहला क्या दिया है, b² - 4ac अगर बड़े हो रहे हैं 0 से तो इसका दो भिन्न वास्तविक मूल्य लिख लेंगे। मतलब अगर 0 से बड़ा है, बराबर नहीं है 0 के, 0 से बड़ा है तो उसके दो अलग अलग हल होंगे और वास्तविक हल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही देखिए यदि b² - 4ac = 0 है तो तब दो बराबर मूल अर्थात संपाती वास्तविक मूल प्राप्त होता है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसका अर्थ ये है कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो उसका मतलब जो हल होगा वो दोनों बराबर निकलेंगे। जैसे आप गुणनखंड करेंगे तो x की वैल्यू मान लीजिए, इमेज कीजिए कि 2 आ गई, तो अगर दूसरा वैल्यू भी x के बराबर 2 ही आएगी। ठीक है, मतलब उनका दोनों का बराबर हल हो जाएगा, लेकिन वास्तविक ही आएगा। अगर 0 के बराबर भी है तब भी वास्तविक ही आएगा। ठीक है, और तीसरा देखिए दिया, यदि b² - 4ac छोटा हो जा रहा है 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो वास्तविक हल इसका नहीं निकलेगा, और ये भी विक्टर का सूत्र होता है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, b² - 4ac = 0, ये d के बराबर होता है। ठीक है, d के बराबर ये भी विक्टर का सूत्र है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, अब आपका देखिए समांतर श्रेणी से आ गया। ठीक है, अब हम लोग सोचिए कितना तेज रिवीजन कर रहे हैं आप, मतलब पूरा तेज आप अपना तेज़ी से रिवीजन कर रहे हैं, आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आप एक फार्मूला की लिस्ट बना लीजिए, आप उसको एक बार रिवीजन भी कर लेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, माना किसी समांतर श्रेणी a + d a + 2d, अब देखिए
ये भी आपका क्रम है, तो आप इसको भी अगर याद रखेंगे तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे से मतलब आपका कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तब nवां पद। अब यहाँ पे आपसे मतलब nवां पद का फॉर्मूला पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे tn लिखा है। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी टाइम an भी बहुत लोग किताब में लिखा होता है। ठीक है, an बराबर ए, तो an आप यहाँ पे tn लिखिए या an लिखिए, कोई उसमें बात नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है। तो an या tn बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब आपके क्वेश्चन जरूर पूछता है। समांतर श्रेणी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब देखिए योगफल का फॉर्मूला है Sn बराबर, तो n/2 ये क्या है, n/2 2a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इस प्रकार लिखा है। यहाँ पे अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, Sn बराबर 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका, अगर आपको कोई समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर निकालना है तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए n/2 अगर है, ठीक है, यहाँ पे 2a है मतलब a प्लस a है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है आपका, देखिए an या tn होता है ना, तो यहाँ पे a प्लस an भी फार्मूला बहुत लोग लिखते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वो क्या दे रहा है, लास्ट पद दे रहा है, प्रथम पद दे रहा है और पदों की संख्या दे रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल सकते हैं Sn का बराबर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, n/2, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे a प्लस an। ठीक है, ये Sn बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या दिया है, यदि प्रथम पद a अंतिम पद l है। ठीक है, l का मतलब यहाँ क्या है, अंतिम पद। ठीक है, तथा पदों की संख्या n है, n तो ज्ञात हो तब n पदों का योगफल निकालना है। अब देखिए n पदों का योगफल n/2 a प्लस l, अंतिम जो आपको हम बताएं वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो क्योंकि l के बराबर ये इतना के बराबर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे l क्या है, अब आपको देखिए यहाँ पे an है, यहाँ पे l लिखा है, l मतलब क्या, अंतिम पद, और an बराबर अंतिम पद होता है। ठीक है, तो सेम बात है वो। नेक्स्ट देखिए अगला क्या दिया है, प्रथम a पद और सार्वंतर d वाले समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद a निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी an प्लस। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे व्यापक पद है, यानी ठीक है, nवां पद आपको अगर निकालना है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे an बराबर, यहाँ पे l या फिर an दोनों सेम बात है, तो al बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, प्रथम पद a और सार्व अंतर d तथा अंतिम पद l हो तब अंत से आठवां पद। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अंत से कोई भी पद पूछे, मतलब अंत से चौथा पद, अंत से पांचवा पद, ऐसे पूछ लेता है ना, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे l है। ठीक है, ये l है, l माइनस 1 r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब r यहाँ पे क्या पूछा है, मतलब पीछे से आपसे अगर तीसरा पद पूछ रहा है तो आप r की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे r का ये मतलब है, तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, यही नहीं पूछेगा पीछे से बताइए, या मान लीजिए ये इसका आखिरी पद है और इसका r इतना है तो आप इसका 10 पदों का योगफल बताइए, तब भी आप इसी फॉर्मूला से लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब पीछे से अगर पूछे तो वही बात है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब ट्रायंगल से आ गया। ठीक है, देखिए ट्रायंगल भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसके थ्योरम्स को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है वो ट्रायंगल्स के बारे में आपको जितने भी थ्योरम हैं और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपसे पूछे जाते हैं और फिक्स से पूछे जाएंगे इस बार भी, वो ज़रूर आपसे करा देंगे। ठीक है, और उसमें से एक क्वेश्चन आना आपका फिक्स है। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है, यहाँ पे दो आकृतियाँ जिनमें आधार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। देखिए इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि एक ट्रायंगल ऐसा है, ये समकोण है, तो इतना बड़ा समकोण त्रिभुज अगर लेंगे तो ये दोनों, आप देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये समरूप नहीं होगा। आप इसमें देखेंगे इनका रेशियो जो है, ये जो इनके साइड्स हैं या एंगल्स हैं, इनका रेशियो आपको बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप जब इस ट्रायंगल को बड़ा करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, वही आपसे बोला है। ये सब देखिए आपको केवल कंसेप्ट के लिए है। ठीक है, कि आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में आप
डिटेलिंग कर पाएंगे क्वेश्चंस की, उसके लिए है। ठीक है, देखिए सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, मतलब जितने भी सर्वांगसम है वो समरूप हो जाएंगे, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अब इसका विलोम मतलब क्या कि सभी जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब समरूप त्रिभुज छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम एकदम हूबहू डिक्टो कॉपी होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब देखिए अब यहाँ से क्या बोला है, मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम लोग इसको सही बना लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए ABC। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे D और E मान लीजिए। तो अब देखिए ये AB और AC को समान रेशियो में अगर डिवाइड करेगा, अगर समान रेशियो में डिवाइड करेगा तभी तो ये इसके समांतर होगी। ठीक है, मतलब जो DE है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। ठीक है, आपसे यही यहाँ पे बोल रहा है कि यो जो DE है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। ठीक है, लेकिन अगर समान रेशियो में डिवाइड करेगा तभी, ऐसा नहीं है कि आप अगर थोड़ा तिरछा है तो भी आप बताएंगे कि वो पैरेलल है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो समान रेशियो में डिवाइड करे तभी। अगला देखिए क्या दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, भुजाओं की संख्या समान होने वाली दो बहुभुज, मतलब बहुभुज मतलब जिनमें, अब बहुभुज का क्या सेंस है कि कई सारी भुजाओं वाले। अब ऐसा तो आपको कोई फिक्स एकदम आकृति दी नहीं हुई है, तो अगर बहुभुजों में वो भुजाओं की संख्या समान है तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे आप मान लीजिए ये है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का बहुभुज है और ये रेक्टेंगल है। अब देखिए ये अगर स्क्वायर है अगर, ठीक है, ये भी एक मान लीजिए रेक्टेंगल है। अब ये छोटा बड़ा है, लेकिन इनमें अगर भुजाओं की संख्या समान है तो ये क्या होंगे, बराबर, एक दूसरे के समरूप जरूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, या सॉरी इसी में दिया है, यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। ठीक है, अब उसमें भी आप ऐसा नहीं, अब देखिए एक और बात आपको बता दें, अब जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का बहुभुज है, इसमें चार भुजाएं हैं, और एक रेक्टेंगल ले लीजिए, ये भी बहुभुज है, इसमें भी चार भुजाएं हैं, तो अब ये सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समानुपाती होना चाहिए। लेकिन इनके अगर आप देखेंगे ये छोटा है, ये लेकिन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इनका चारों का बराबर पड़ेगा, लेकिन इसका बराबर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इनके भुजाओं का रेशियो जो है वो समानुपाती नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं होगा, इसलिए ये दोनों आपस में समरूप थोड़ी ना होंगे। तो ये सब आपके कंसेप्ट वाले हैं। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पांचवा क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा को के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि किसी त्रिभुज, आप यहाँ देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब एक भुजा कोई है उसके समांतर अगर आप दो भुजाओं के किन्हीं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब आपके कहने का फिर वही सेंस आपको दे रहा है कि इस भुजा के समांतर अगर दो बिंदु प्रतिच्छेदित कर रहा है तो ये इसके समांतर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें आप यही बस कंसेप्ट याद रखेंगे कि अगर समांतर रेखा जो है वो समान अनुपात में डिवाइड करती है, बस यही आपका मेन कंसेप्ट में आएगा। ठीक है, कि समांतर रेखा समान अनुपात में त्रिभुज को विभाजित करती है। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है टॉपिक, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये क्या है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब 60 तो तीनों होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनका जो है संगत कोण जो है वो बराबर है। ठीक है, इसलिए ये त्रिभुज जो है वो क्या होगा, समरूप होगा। मतलब आपको अगर समरूप त्रिभुज दिखाना है तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, एंगल पे। ठीक है, क्योंकि एंगल इसमें मेन डिपेंड करता है, अगर एंगल आपका बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप ये अगर मान लीजिए इतना बड़ा ही कोई और त्रिभुज आ गया समरूप नहीं है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये 57 डिग्री हो गया अगर,
तो आप बराबर नहीं देखेंगे, आप एंगल्स को देखेंगे। इसमें मेन फोकस आपको किस में करना है, एंगल्स पे, कि एंगल जो है वो आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरी त्रिभुज के कोणों के बराबर हो तो उन दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आप देखिए फिर आपसे वही बोला है, मान लीजिए कोई भी ये त्रिभुज है, ये भी कोई त्रिभुज है, ये आपका मान 73 डिग्री है, ये आपका 54 डिग्री है, और इसमें भी अगर दो आपको बराबर मिल जा रहे हैं ना, ठीक है, 73 और 54, ठीक है, तो आपका ये जो त्रिभुज है ये समरूप हो जाएगा। अब इसके कहने का फिर देखिए कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसके सेंस केवल यही है कि अगर एंगल बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और समरूप त्रिभुज होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दूसरा बता रहा क्या, अब फिर देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो लाइन है वो 1:2 में डिवाइड है, ठीक है, और ये लाइन भी 1:2 में डिवाइड है, तो जरूर वो आपका क्या है, समरूप त्रिभुज हो जाएगा, मतलब फिक्स है ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, रेशियो आपका हमेशा बराबर अगर है तो। और अगला देखिए क्या दिया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरी त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तब इस कोण के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब फिर वही बात है, आप देखिए यहाँ पे फिर वही बोला है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इनके अंतर को भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो तो वो समरूप त्रिभुज होंगे। मतलब एंगल अगर सेम है और वो समान रेशियो में अगर डिवाइडेड हैं वो ट्रायंगल्स के साइड्स, तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के कंसेप्ट शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोला है, P x1 y1, मान कोई एक आपका निर्देशांक है x1 y1, दूसरा निर्देशांक क्या है x2 y2, अब के बीच की दूरी, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूरी सूत्र हो गया। ठीक है, अब ये अब पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में है। यहाँ आप देखिए क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आप x1 x2 क्या रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप x1 की जगह x2 x2 की जगह x1 कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए क्या दिया है, बिंदु P x, y के मूल बिंदु से दूरी। अब मान लीजिए आपको कोई मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, अंडर रूट में x² प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु से दूरी है। अगला देखिए क्या दिया है, उस बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदु A पे A क्या है, अब देखिए x1 y1 और B x2 y2 के को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1 m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। ठीक है, तो आंतरिक यहाँ पे आपसे क्या बोला है, आंतरिक रूप से। जब आपसे आंतरिक रूप बोलेगा तो आप क्या आंतरिक रूप से अगर विभाजित कर रही है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 लगाएंगे। ठीक है, मतलब आप अगर m1 रख रहे हैं तो आपको x2 रखना है, x2 रखेंगे तो m1 रखना है। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, और इसी के लिए आपको y के लिए भी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे आंतरिक के लिए है, लेकिन अगर बाह्य विभाजित कर रही है, अगर रेखा आपको बोल दे कि बाह्य रूप से विभाजित कर रही है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है आप उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप सेम इसको ही रखेंगे लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा माइनस में आप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं लिख के थोड़ा, देखिए यही है, तो जैसे m1 x2। ठीक है, अब आप माइनस लगा देंगे यहाँ पे x2 m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। ठीक है, आप इस प्रकार से कुछ रखेंगे, यही y के लिए भी होगा। ठीक है, मतलब बस आपको साइन चेंज करना है, तो ये बाह्य रूप से विभाजित के लिए हो जाएगा, ये आंतरिक रूप से विभाजित के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य, अब देखिए आपसे मध्य बिंदु का सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो आप x के लिए क्या निकालेंगे, x1 x2 अपॉन में 2 और y के लिए y1 y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा, मतलब आप इजी प्रश्न इससे आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको ये नहीं सोचना है काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आएंगे इससे हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से, लेकिन काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का परिचय आ गया। नेक्स्ट, अब इससे भी आपका एक लॉन्ग में आना फिक्स है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसके ज़्यादातर इस चैप्टर से आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा NCERT के एग्जाम्पल आपको जितना हो सके, जितना आपके बुक में हो, आप पूरा
या तो याद कर लीजिए या उसको अच्छे से याद समझिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसका ज़रूर से ज़रूर अच्छे से रिवीजन करेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कोण समकोण है, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है, ये B है, ये C है, ये A है, ठीक है। तो B 90 डिग्री है, उसके लिए साइन देखिए, अब साइन A की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, P/H। तो यहाँ पे ये क्या है, ये P है, ये H है, ये आपका बेस है। अब यहाँ पे इसका यूपी बोर्ड में आप L लिखते हैं, इसको आप कर्ण लिखते हैं, या इसका मतलब लंब, इसका मतलब कर्ण, इसका मतलब आधार, ठीक है, लंब कर्ण आधार। अब देखिए यहाँ पे P/H का मतलब क्या है, आपका यहाँ पे आ जाएगा L/K, ठीक है, L/K, P/H मतलब L/K, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है। कॉस के लिए देखिए क्या लिखेंगे, B/H, यानी कि अब B का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी A/K, ठीक है। और tan के लिए आप क्या लिखेंगे, P/B माने लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, ये tan के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपका ये जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आप ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, आपका साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, tan का उल्टा कॉट हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे साइन है, कोसेक का आपको निकालना है तो H/P हो जाएगा, आपको सेक निकालना है तो H/B हो जाएगा, और tan निकालना है तो B/P हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉट निकालने के लिए, तो आप इसी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दूसरा क्या है, कॉसेक A बराबर 1/sin A, ठीक है, मतलब आपको वही बोला है कि sin A का उल्टा क्या होता है, कॉसेक A, और कॉसेक A का उल्टा sin A होता है, ठीक है। सेक A बराबर 1/cos A, tan A बराबर 1/cot A। और देखिए tan का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा अलग से इसको लिख दे रहे हैं, tan A के लिए, ठीक है, sin/cos, sin A/cos A, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आपको 90% ये फार्मूला यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है आपके लिए, ये आप ज़रूर इसको समझ लेंगे, ठीक है। आपको ये डिराइव करने के लिए तो नहीं आएगा कि आप इसको डिराइव कीजिए फार्मूला कैसे आया, लेकिन ये आप बस समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ये फार्मूला होता है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला देखिए क्या है, साइन A और तथा या कॉस A का मान कभी 1 से अधिक नहीं होता, ठीक है, मतलब साइन A का और कॉस A का मान 1 से अधिक कभी नहीं होगा, 1 और 0 के बीच में साइन और A का मान निकलता है, ठीक है, जबकि सेक या कॉसेक का मान सदैव 1 से अधिक या बराबर होता है, ठीक है, अधिक या बराबर होता है। अब देखिए चौथा क्या दिया है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर A tan स्क्वायर A माइनस, अब देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर A tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है। अब कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर A इधर प्लस है इधर माइनस में आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1, ठीक है। तो ये भी आपके तीनों आइडेंटिटी देखिए, आप अगर आप एग्जाम्पल में आप क्वेश्चंस लगाए होंगे या NCERT के आप क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आप देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ट्रिग्नोमेट्री के नियम है, ठीक है, और ये आपको MCQ में भी, लॉन्ग आंसर्स में भी, 2-3 नंबर्स में भी पूछे जाते हैं, और गारंटेड इससे आपको एक क्वेश्चन ना क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इस आइडेंटिटी से ये जो तीनों सर्वसमीकाएँ हैं इनसे आप क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आ गए, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से आप देखिए पढ़िए, अब जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उसे वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमने नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं, इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब क्या है उन्नयन कोण, किसे बोलते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ आप समझिए थोड़ा, मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आपको कुछ दूरी है, ठीक है। अब देखिए आपको अगर इसके टॉप पे कुछ लगा है आपको देखना है तो आपको थोड़ा सा ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर देखने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो थीटा है, θ1 हम इसको θ' मान ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है। और देखिए
अब आप इसके समांतर लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ पे आप अगर आप ऊपर हैं और आपको नीचे देखना है तो ये, अब यहाँ पे बहुत बच्चे अंदर कर लेते हैं, ठीक है, अंदर नहीं होगा, आप इसके समांतर खींचिए बाहर, ये आपका क्या होता है, उन्नयन कोण, ठीक है। इसको हम थीटा डैश डैश 2 मान लेते हैं, तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप देखिए जब ऐसे कोई अगर है तो आप अंदर नहीं रखेंगे, अगर आपका ये जो अवनमन कोण होता है ये, तो अवनमन कोण बाहर होता है और उन्नयन कोण अंदर होता है, ठीक है। तो आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, जब कोई वस्तु हमारे, अब यही बात है, फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, जब कोई वस्तु हमारी नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित होता है तो हम उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं, यह कोण अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। मतलब आप नीचे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका आँख के, आप देखेंगे जब भी समांतर देखेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आपको ऐसे समांतर ही देखेंगे ना, मतलब सीधा सीधा देखेंगे। लेकिन वही हमको अगर नीचे देखना है तो हमको ऐसे नीचे, आपके नेत्र को नीचे झुकाना पड़ता है। तो ये देखिए कितना झुकाया है, ये जितना भी वस्तु को देखने के लिए इतना झुकाया है, तो ये वाला आप थीटा ही लेंगे, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, अंदर का ले लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, अंदर का नहीं लेंगे। और इसमें आपका देखिए कंसेप्ट आ जाता है कई बार ये अल्टरनेट एंगल्स वाला, मतलब एकांतर अंतःकोण। अब क्योंकि ये जो दोनों लाइन है ये आपस में समांतर हो जाती हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर हो जाती हैं, तो ये एंगल इसके बराबर आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका अल्टरनेट एंगल्स वाला ये कंसेप्ट इसमें ज़रूर लगता है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए क्या है, प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो आप रेखा मिला रहे हैं ये इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। चौथा देखिए क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई और या दूर, सुदूर माने क्या होता है, दूर, ठीक है, ऊंचाई या दूर वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। मतलब कोई अगर ऊंचा चीज़ है या कोई काफ़ी दूर चीज़ है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग से निकाल सकते हैं कि वो कितना ऊंचा या कितना दूर है, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है, आपको दूरी और ऊंचाई निकालने के लिए तो बोलता है, ठीक है। देखिए अब अगला क्या है, वृत्त से आ गया। अब यहाँ पे आपका अगला चैप्टर क्या शुरू हो जाएगा, वृत्त। अब वृत्त की देखिए क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब एक ऐसे वृत्त है, ये वृत्त तो लग नहीं रहा, देखिए ये वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ से जाने वाली कोई एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब जाने वाली स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, ये मतलब क्या है, लंब होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कोई सेंटर बनाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो एक ही बिंदु पे टच करेगा और वो समांतर वो सीधे लाइन निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। मतलब देखिए आपको ये कोई सर्कल है, ठीक है, 10 मीटर मान लीजिए आपने इससे कोई बिंदु रखा। अब इससे अगर आप दो स्पर्श रेखाएं निकालेंगे तो यहाँ दोनों का जहाँ पे ये स्पर्श करेंगे वहाँ पे ये जो रेखाएं हैं इनकी लंबाई बराबर होगी, ठीक है। ये आपका, ये अब देखिए यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे इससे तो ये आपका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। मतलब आप वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं निकाल सकते, ठीक है। वृत्त के अंदर से आप स्पर्श रेखा कैसे निकालेंगे, वो दो जगह तो काट देगी ही देगी। मतलब ऐसे आप अंदर से निकालेंगे, देखिए 2 जगह काट देगी, कहीं से भी आप निकालेंगे तो 2 बिंदु पे काटेगी ही काटेगी स्पर्श रेखा, लेकिन एक ही बिंदु पे कट करती है, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये एग्जाम में अगर MCQ में पूछा जाएगा, ठीक है, कि एक वृत्त से आप कितनी स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो केवल एक स्पर्श रेखा, ठीक है। लेकिन किसी वृत्त पर आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पे केवल एक, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2
दो ओर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब आप अगर बाहर बिंदु से अगर किसी खींचेंगे तो दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हमने आपसे बताया बाह्य बिंदु से भी खींचेंगे तो केवल दो खींचेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से अब आपका बारे में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक ये चैप्टर हो गया और एक जो सरफेस एरिया वाला है, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। आप अब ये जो चैप्टर हैं इससे भी आपके ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए क्या है, त्रिज्या आर वाले वृत्त की त्रिज्यखंड जिसका कोण है कि संगत चाप की लंबाई है, ठीक है। अब कोई भी कोण है मतलब कोई भी एंगल है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, त्रिज्यखंड की लंबाई। अब त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको आप देखिए 2 पाई आर है इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए ये आपका किसका फार्मूला हो जाएगा, त्रिज्यखंड का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, त्रिज्या आर वाले वृत्त की एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंश में है, ठीक है, का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, त्रिज्या आर वाले वृत्त की एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में हो, ठीक है। मतलब जिसका कोण थोड़ा छोटा होता है। जैसे आप समझिए कि अब संगत चाप के लिए वहाँ बोला है और यहाँ पे तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है। अब ये त्रिज्यखंड अगर आप निकालेंगे तो ये त्रिज्यखंड के लिए आप पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन अगर आपको ये त्रिज्यखंड निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, 2 पाई आर लगाएंगे, ठीक है। ये आप समझिएगा और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कब पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, कब 2 पाई आर लगाएंगे, ठीक है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप देखिए वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये आ गया, ठीक है। संगत चाप के लिए आपको अगर निकालना है तो आप इतने में से, ये मतलब पूरे में से अगर आप इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, मतलब ऐसे अगर है कोई, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया। अब देखिए आप पूरा एक ट्रायंगल में से इतने को अगर घटा देंगे तो यही तो बचेगा, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला, अब देखिए ये आपका कंसेप्चुअली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इससे आपके कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्या बोला है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपसे क्या पूछा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सॉरी यहाँ पे तो थोड़ा गलती हो गया है, मिसप्रिंट, क्षेत्रफल, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए अब क्या दिया है, अब देखिए फिर आ गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप यहाँ पे थोड़ा पृष्ठीय होगा तो पृष्ठीय लिख दिए है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ठोस जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोले और अर्धगोले, यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो अर्धगोले में से किन्हीं दो ठोसों को मिलाने से बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या, अब इसका मतलब क्या है कि आप किसका निकाल सकते हैं, केवल घन, बेलन, आप इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोले और अर्धगोले में से किन्हीं दो ठोसों से मिलने से बने ठोस का आयतन ज्ञात करना। अब आप जैसे इन सभी चीज़ों को अगर मिलाएंगे, आप उसका मिला के भी आयतन आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दो घन हैं, आप उन दोनों घनों को मिला देंगे तो भी आप उसका आयतन बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। मान लीजिए कोई भी घन है, एक मान लीजिए आपका कोई घन हो गया, ठीक है, तो क्यूब हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है। ए आप करेंगे अगर, तो भुजा का आप अगर चारों साइड बराबर होता है तो एक साइड लीजिए और उसी का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये घनाभ का आयतन हो गया। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ये गोले का आयतन है। अब गोले मतलब संपूर्ण गोले की बात की जा रही है, ठीक है, अर्धगोले की बात नहीं की जा रही है। अगला देखिए क्या है, वलय का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब का आर डैश का क्यूब, ठीक है। जहाँ R1 यानी आपका ये वाला R जो है वो क्या है, आंतरिक तथा
R2 मतलब R डैश जो है ये क्या है, बाह्य त्रिज्या है। वलय में दो त्रिज्या होती है, एक आंतरिक त्रिज्या एक बाह्य त्रिज्या, ठीक है। तो R डैश क्या है यहाँ बाह्य त्रिज्या है और R1 क्या है आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आपको बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटानी है या आंतरिक त्रिज्या में से बाह्य त्रिज्या। तो आपको हमेशा आंतरिक त्रिज्या में से बाह्य त्रिज्या घटाना होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ये अब ये शंकु का है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और पांचवा देखिए क्या है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का आयतन यहाँ पे क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेलन का आयतन आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। ये क्या है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यानी अब बोला है यहाँ पे आपका अर्धगोला, ठीक है। आप कोई पेपर में अगर आएगा तो आपको बोलेगा, अगर गोला बोला है तो आप ये नहीं सोचेंगे संपूर्ण गोला या अर्धगोला। अगर आपको अर्धगोला उसमें बोलना होगा तो वो बोलेगा अर्धगोला, ठीक है। और गोला बोलेगा तो आप संपूर्ण लगाएंगे, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वलय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर होता है, ठीक है। जहाँ आर बाह्य त्रिज्या तथा आर आंतरिक त्रिज्या है, आर स्मॉल आर के लिए। अगला देखिए क्या है, अब स्टैटिक्स आ गया आपका संख्याकी, ठीक है। अब संख्याकी में देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब आपका कोई भी अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया है तो आपको अगर माध्य निकालना है तो आप किस प्रकार निकालेंगे। देखिए एक प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है x बार आपको अगर निकालना है तो समेशन ऑफ FI अपॉन में समेशन ऑफ FI हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे बोल देता है कल्पित माध्य विधि से निकालिए तो क्या होगा, आपको x बार अगर निकालना हो तो आप उसमें बस a जोड़ दीजिए, ठीक है। आप a निकालेंगे, a उसमें आप अगर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कल्पित माध्य विधि a प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है। और पग विचलन विधि से अगर आपसे पूछ ले तो सब क्या होगा, आप इसमें h से आप मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI इंटू h, ठीक है। तो जनरली आपसे क्या बोलता है, ये कल्पित माध्य विधि इसमें तीनों में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारता उसके मध्य बिंदु अर्थात वर्ग चिन्ह पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। आप संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो वो सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। वही आपसे बोला है वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता सभी वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। अब देखिए आपको जो कोई भी अब यहाँ पे आप जितने भी फॉर्मूला पढ़ना है वर्गीकृत माध्यम के लिए है, ठीक है। आप जब भी निकालेंगे वर्गीकृत के लिए निकालेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है। अब n/2 माइनस CF है कि होल अपॉन में f लिखा है, ठीक है, इंटू h। तो ये आपका क्या है माध्यक का सूत्र हो गया, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे लॉन्ग में जरूर पूछे जाएंगे। ये जान लीजिए आपको हर बार पेपर में स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं और आपसे क्या निकालें ये माध्य माध्यक और बहुलक निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। अब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, देखिए L प्लस F1 माइनस FO अपॉन में 2F1 माइनस FO अपॉन में माइनस F2 इंटू H, ठीक है। और ये भी आपका देखिए बहुलक का सूत्र है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप एक और बात बता दे रहे हैं, देखिए क्या है, ठीक है। ये जो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। ये भी आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये आपका जो इक्वेशन है, ये आपका फार्मूला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको MCQ में पूछा जाता है, ठीक है, कि बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध क्या है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये बहुलक इतना है, माध्य इतना है और माध्यिका का माध्य बात बताइए, मतलब मान बताइए, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला भी आना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका MCQ भी पूछा जाता है और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का प्रायिकता का शुरू हो गया। तो देखिए प्रायिकता, घटना ई की संदिग्ध प्रायिकता पीई का निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। अब इसके करने का मतलब क्या है, जब आप भी प्रायिकता निकालेंगे तो आप ये फार्मूला जरूर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट जैसे बनाते हैं वैसे ही बना देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आप जरूर लिखेंगे। क्या है, आप देखिए फार्मूला, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कोई भी घटना जो है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, मतलब ठीक है, जितने भी संभव परिणाम हैं उनकी संख्या। जैसे आप हेड टेल निकालते हैं ना, जैसे टेल आने की प्रायिकता अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, टेल आने की प्रायिकता आप क्या बताते हैं, 1/2। अब 1/2 कैसे बताते हैं, आपके आने की, आपको चाहिए क्या, केवल एक आना चाहिए, ठीक है, या टेल या हेड या है। तो एक घटना कितनी है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और कुल परिणामों की संख्या 2 है। बस आप यही लिख देते हैं। तो डायरेक्ट मत लिखिए, आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप ये फार्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, मतलब जो हो ही नहीं सकता उसकी तो प्रायिकता 0 होगी ही होगी। और तीसरा क्या है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। मतलब आप इससे आप समझिए कि प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 हो जाएगा किसी की प्रायिकता, या किसी की न होने की प्रायिकता -1 हो जाएगी। 0 और 1 के बीच में ही हमेशा प्रायिकता आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, घटना ई की प्रायिकता ऐसी संख्या है जहाँ पी ई, देखिए अब यहाँ से हम क्या बोलें, 0 से बड़ा या बराबर और 1 के बराबर या छोटा, ठीक है। यानी प्रायिकता जो है 1 से छोटा और या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो पाँचवा देखिए क्या है, किसी भी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। अर्थात क्या है, या ई क्या है, घटना ई, जहाँ ई घटना ई डैश घटना नहीं को व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब घटना होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तथा ई और ई डैश पूरक घटना कहलाते हैं, ठीक है। तो और ई डैश को आप क्या बोलते हैं, पूरक घटना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पूरा मैथ का आप जितने भी कंसेप्ट आप रिवीजन कराए जा सकते थे, आपको वहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया गया है। आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप मैथ का एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जितने भी फार्मूला, जितने भी आपके थ्योरम्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट जो प्रूफ करने के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।